हेलो, मैं अमरेंद्र कुमार। स्वागत है आपको निर्माण अड्डा में। चलिए आज स्टार्ट करते हैं स्पेशल बिहार पुलिस के लिए अंतिम चुनौती बैच। इस अंतिम चुनौती बैच में मैं प्रत्येक सेट में 30 क्वेश्चन में रखा हूँ, 30 से 40 क्वेश्चन में रखा हूँ और प्रत्येक दिन एक सेट को कंप्लीट किया जाएगा। ये बिहार पुलिस के लिए सबसे इम्पोर्टेंट होगा क्योंकि इसमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को भी शामिल किया हूँ और साथ ही इसमें जो स्पेशल क्वेश्चन है उसको भी मैं लिया हूँ। तो चलिए इसको स्टार्ट करते हैं। लेकिन क्लास को स्टार्ट करने से पहले एक आपसे निवेदन करूंगा कि अगर मेरा क्लास अच्छा लगता है तो जरूर इसको सब्सक्राइब कीजिएगा और शेयर कीजिएगा, साथ ही अपना कमेंट जरूर इसमें दीजिएगा अगर कहीं कोई कमी दिखती है ना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आपको स्पेशल बिहार पुलिस के लिए पहला जो प्रश्न होगा ये आपका प्रश्न है कि शुल्ब सूत्र की रचना निम्नलिखित में से किस विद्वान ने की थी। तो याद रखेंगे शुल्ब सूत्र की रचना आपको किया था शुल्ब सूत्र की जो रचना किया था आपको बौधायन ने किया था, है ना। ये कल्प सूत्र से संबंधित है ना। कल्प सूत्र जो कर्मकांड से संबंधित है और उसी से रिलेटेड है शुल्ब सूत्र, जिसकी रचना आपको बौधायन ने किया था। उसके बाद दूसरा नंबर जो प्रश्न है यह है कि सहायक संधि स्वीकार करने वाले राज्यों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा क्रम सही होगा। अब थोड़ा सा ध्यान देंगे। सहायक संधि, अगर आपके सामने प्रश्न आ जाए कि भारत में सबसे पहले एक सहायक संधि को किसने लागू किया था, तो सबसे पहले लागू किया था फ्रांसीसी गवर्नर डुप्ले ने। ये याद रखेंगे, सबसे पहले लागू किया था फ्रांसीसी गवर्नर डुप्ले ने। लेकिन दूसरा नंबर प्रश्न आ जाए कि भारत में सबसे पहले किस ब्रिटिश गवर्नर ने सहायक संधि को लागू किया, तब इसका आंसर हो जाएगा आपको लॉर्ड ब्लेजली ने। लॉर्ड ब्लेजली ने, ये याद रखेंगे, है ना। हालांकि सबसे सफल हुए लॉर्ड ब्लेजली ही, और लॉर्ड ब्लेजली द्वारा भारत में जो सहायक संधि को लागू किया गया इसमें स्वीकार करने वाले प्रमुख राज्य है। इन राज्यों के क्रम में देखेंगे कि सबसे पहले सहायक संधि को स्वीकार किया। तो यहाँ ध्यान देंगे, एक ट्रिक है याद करने का। ट्रिक में है कि सहायक संधि को स्वीकार करने वाले प्रमुख राज्यों के क्रम। तो सबसे पहले याद रखेंगे एच एम टी ए पी बी और एस, है ना। एच एम टी ए पी बी एस यानी हैदराबाद के निजाम, मैसूर, तंजौर, अवध, पंजाब, भोसले एवं सिंधिया, इन लोगों ने सहायक संधि स्वीकार की। इनमें सबसे पहले स्वीकार किया था हैदराबाद के निजाम ने। अब यहाँ ध्यान देखना होगा कि किसने कब कब स्वीकार की। तो हैदराबाद के निजाम ने सबसे पहले सहायक संधि को स्वीकार किया गया 1798 में। मैसूर ने स्वीकार किया 1799 में। तंजौर ने स्वीकार किया 1799 में। अवध ने स्वीकार किया 1801 में। पंजाब ने स्वीकार किया 1802 में। उसके बाद भोसले ने स्वीकार किया 1803 में और सिंधिया ने स्वीकार किया 1804 में। तो याद रखना होगा कि सहायक संधि स्वीकार करने वाले प्रमुख राज्य के क्रम है। अब आंसर में देखना होगा क्रम की बात कर रहे हैं एच एम टी ए पी बी एस यानी निजाम, मैसूर, तंजौर और अवध। तो ध्यान देंगे निजाम, मैसूर, तंजौर और अवध यानी दो का जो आंसर हो जाएगा वो आपका सी हो जाएगा। कंप्लीट ना। उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। 3 नंबर प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा आयोग 1857 के बाद सैन्य पुनर्गठन के लिए बनाया गया था। तो ध्यान देंगे सैन्य पुनर्गठन के लिए जो आयोग बनाया गया था वो है आपका पील कमीशन, है ना। ये है आपका पील कमीशन यानी सैन्य पुनर्गठन के लिए जो आयोग बनाया गया था वो पील कमीशन। अब बाकी हम देखते हैं हंटर कमीशन, वुड कमीशन, रैले कमीशन, ये सभी शिक्षा से संबंधित है। हंटर कमीशन का जो गठन किया गया वो 1882 में किया गया था लॉर्ड रिपन के समय में, और इसी कमीशन के तहत भारत में प्राथमिक शिक्षा के विकास पर बल दिया गया था। वुड कमीशन का गठन किया गया था 1854 में और लॉर्ड डलहौजी के समय में, और इसी कमीशन में सबसे पहले स्त्री शिक्षा के विकास पर बल दिया गया था। रैले कमीशन का गठन किया गया था 1902 में, जिसमें आपको विश्वविद्यालय सुधार से संबंधित प्रावधान किया गया था। अब यहाँ याद रखेंगे प्रश्न आ जाए कि शिक्षा से संबंधित प्रमुख समिति, तो शिक्षा से संबंधित प्रमुख समिति में पहला नंबर रखेंगे वुड डिस्पैच, चार्ल्स वुड डिस्पैच के नाम से है यानी वुड कमीशन। दूसरा नंबर है आपको हंटर कमीशन। तीसरा नंबर है आपको रैले कमीशन।
चौथा नंबर है आपको सैंडलर आयोग, सैंडलर आयोग। पांचवा नंबर है हार्टोग समिति, हार्टोग समिति। छठा नंबर है आपको शिक्षा का वर्धा योजना, शिक्षा का वर्धा योजना। सातवां नंबर है आपको, सातवां नंबर है आपको एस राधाकृष्णन, एस राधाकृष्णन आयोग, स्वतंत्रता के बाद किया गया था, है ना। तो ये आपको शिक्षा से संबंधित समिति है, याद रखना होगा, है ना। उसके बाद फिर आपको समझ लेंगे, है ना। मैं पूरा क्रम से बता देता हूँ। चार्ल्स वुड डिस्पैच 1854, हंटर कमीशन 1882, रैले कमीशन 1902, उसके बाद माइकल सैंडलर, सैंडलर कमीशन 1917, हार्टोग समिति 1929, शिक्षा का वर्धा योजना 1938, सार्जेंट आयोग 1944, एस राधाकृष्णन आयोग आपको 1948। यानी स्वतंत्रता के बाद गठित किया गया शिक्षा का पहला जो आयोग है वह एस राधाकृष्णन आयोग है। तो ये इसका आंसर हो जाएगा। उसके बाद 3 नंबर है, किस मगध शासक ने अपनी राजधानी राजगृह से स्थानांतरित कर पाटलिपुत्र को बनाया था? तो याद रखेंगे, सबसे पहले राजगीर से स्थानांतरित जो राजधानी बनाया था वो आपको कालाशोक ने बनाया था, है ना। कालाशोक ने बनाया था, याद रखेंगे। कालाशोक को काकवर्ण के नाम से भी जाना जाता है, काकवर्ण के नाम से भी जाना जाता है। इसके अलावा ये भी याद रखेंगे कि इनके समय में ही द्वितीय बौद्ध संगीति का आयोजन हुआ था, द्वितीय बौद्ध संगीति का आयोजन हुआ था। और ये आयोजन हुआ था आपको 383 ईसा पूर्व में, है ना, वैशाली के बालूकाराम विहार में, है ना, वैशाली के बालूकाराम विहार में हुआ था, जिसका अध्यक्ष बनाया गया था सबक कबीर को। और इसी द्वितीय बौद्ध संगीति में बौद्ध धर्म मतों के आधार पर 2 भागों में विभाजित होता है, स्थविर एवं महासंघिक में, है ना। अगर उदायन की बात करें तो ये अजात शत्रु के लड़के थे, और अपने अजात शत्रु, इन्होंने अपने पिता को मारकर गद्दी पर बैठा था, और इन्होंने ही पाटलिपुत्र की स्थापना की थी। और याद रखेंगे, सबसे पहले पाटलिपुत्र को राजधानी बनाया था वो आपको उदयन ने बनाया था। पाटलिपुत्र का जो प्राचीन नाम है वह कुसुमपुर है, ये ध्यान देना होगा। शिशुनाग, इन्होंने शिशुनाग वंश की स्थापना की थी, है ना, शिशुनाग वंश की स्थापना की थी। अजात शत्रु के संदर्भ में बात करें तो ये आपको बिंबिसार के पुत्र थे, और अपने पिता बिंबिसार की हत्या करके गद्दी पर बैठा था, इसलिए इन्हें पितृहंता के नाम से भी जाना जाता है। तो इतना इसमें जानना होगा। फिर अगला क्वेश्चन है 5वां नंबर, कि अकाल तख्त का निर्माण किस सिख गुरु के द्वारा किया गया था? याद रखेंगे, अकाल तख्त का जो निर्माण किया गया था वो आपको गुरु हरगोविंद के द्वारा किया गया, गुरु हरगोविंद के द्वारा किया गया। और याद रखेंगे, गुरु हरगोविंद ने ही आपको सिखों को सैनिक संप्रदाय में बदला था, है ना, सिखों को सैनिक संप्रदाय में बदला था। रामदास की बात करें तो इन्होंने अमृतसर की स्थापना की थी, है ना, अमृतसर नगर की स्थापना की थी। और सिख जो गुरु थे उनके परंपरा को इन्होंने वंशानुगत बनाया था, यानी सिख गुरु को इन्होंने वंशानुगत बनाया था। गुरु तेग बहादुर की बात करें तो ये सिख धर्म के 9वें गुरु थे, और औरंगजेब की नीतियों के कट्टर विरोधी थे। 1675 में इनकी हत्या कर दी जाती है। और गुरु नानक ये सिख धर्म के संस्थापक थे, है ना। अब हम बात करते हैं 10 गुरुओं को, तो याद रखेंगे, पहला गुरु है गुरु नानक, याद रखना होगा क्रम से क्योंकि जरूरी है। गुरु नानक, दूसरा नंबर में गुरु अंगद, गुरु अंगद, तीसरा नंबर में गुरु अमरदास, गुरु अमरदास, चौथा नंबर में गुरु रामदास, गुरु रामदास, पांचवा नंबर में गुरु अर्जुन देव, गुरु अर्जुन देव, छठा नंबर में गुरु हरगोविंद, गुरु हरगोविंद, सातवां नंबर में गुरु हरराय, गुरु हरराय, आठवां नंबर में गुरु हरकिशन, हरकिशन, नौवां नंबर में गुरु तेग बहादुर,
गुरु तेग बहादुर, और 10वां नंबर में गुरु गोविंद सिंह, गुरु गोविंद सिंह, है ना। तो याद रखेंगे ये आपको गुरु गोविंद सिंह, ये 10 गुरु हैं और 10 गुरुओं का क्रम है। याद रखेंगे, याद रखिएगा कि क्वेश्चन कभी क्या होता है ना कि 4 गुरु को दे देगा, आप बोलेगा इसको क्रम से सजाइए, तो याद रखना होगा कि गुरु नानक, गुरु अंगद, गुरु अमरदास, गुरु रामदास, गुरु अर्जुन देव, गुरु हरगोविंद, गुरु हर राय, गुरु हरकिशन, गुरु तेग बहादुर और गुरु गोविंद सिंह, है ना। तो ये आपको अकाल तख्त का स्थापना यानी 5 का सी आंसर हो जाएगा और ये आपको 10 गुरुओं के नाम हो जाएगा। उसके बाद अगले क्वेश्चन पे देखते हैं कि मौर्यकालीन कंटक शोधन क्या है। याद रखेंगे मौर्यकालीन कंटक शोधन आपको आपराधिक कोर्ट है, आंसर हो जाएगा 6 का सी नंबर। अब थोड़ा सा ध्यान देंगे, मौर्यकालीन न्यायालय, मौर्यकालीन न्यायालय की हम बात करते हैं, मौर्यकालीन न्यायालय। तो मौर्यकालीन जो न्यायालय है ना, मौर्यकालीन न्यायालय आपका 2 है ना। याद रखेंगे पहला है आपका कंटक शोधन, कंटक शोधन है जिसे आपराधिक न्यायालय कहा जाता है या फौजदारी न्यायालय कहा जाता है। आपराधिक न्यायालय या इसे फौजदारी न्यायालय कहा जाता है और इसका जो न्यायाधीश होता है वह प्रदेष्टा होता है। ये ध्यान देंगे, इसका जो मुख्य न्यायाधीश होता है वह प्रदेष्टा होता है। दूसरा है आपका धर्मस्थीय न्यायालय, धर्मस्थीय न्यायालय ये आपका दीवानी न्यायालय होता है, दीवानी न्यायालय होता है और इसका जो न्यायाधीश होता है ये होता है आपको व्यवहारिक, व्यवहारिक। तो याद रखेंगे मौर्यकालीन 2 प्रकार के न्यायालय थे, एक कंटक शोधन न्यायालय था और एक धर्मस्थीय न्यायालय था। कंटक शोधन न्यायालय को ही आपराधिक या फौजदारी न्यायालय कहा जाता है और इसका न्यायाधीश प्रदेष्टा कहलाता था, और धर्मस्थीय न्यायालय दीवानी न्यायालय होता था और ये व्यवहारिक कहलाता था, ठीक ना। तो ये इस याद रखने का यानी 6 का आंसर सी होगा। उसके बाद आते हैं 7 नंबर में, वराह नामक सिक्के से किस साम्राज्य की जानकारी मिलती है। ध्यान देंगे वराह नामक सिक्के से जो जानकारी मिलती है वो आपको विजयनगर की। अब याद रखेंगे यहाँ पे 2 सिक्के मिलते हैं जिसकी जानकारी मिलती है, पहला नंबर वराह और दूसरा नंबर पैगोडा, ये याद रखेंगे पैगोडा, है ना। तो विजयनगर साम्राज्य की जानकारी 2 सिक्कों से मिलती है, वराह से और पैगोडा से, यानी 7 का नंबर बी हो जाएगा। अब एक एक के बात करते हैं। बहमनी साम्राज्य, बहमनी साम्राज्य की जानकारी मिलती है वह हूण नामक सिक्कों से, यानी यह जो प्रचलित सा सिक्का था वो नाम था हूण। उसके बाद आपको चोल काल, चोल काल में जो सिक्का था ये था आपको कांसू या कलंजू, कलंजू। याद रखेंगे ये स्वर्ण सिक्का था, ये स्वर्ण सिक्के को कहा जाता था गुप्त, ये आपको चोल काल में प्रचलित था। गुप्त काल में भी 2 सिक्के थे, यहाँ थे पहला दिनार जो सोने का सिक्का था, ये स्वर्ण सिक्का था, और दूसरा था रुपयक जो चांदी का सिक्का था, चांदी का सिक्का था, है ना। तो याद रखेंगे आप लोग, मैंने बताया वराह नामक सिक्के का जो जानकारी मिलती है आपको विजयनगर से। विजयनगर में 2 सिक्के थे, वराह एवं पैगोडा, है ना। बहमनी साम्राज्य के सिक्का हूण था, चोल काल का सिक्का कांसू या कलंजू था, स्वर्ण सिक्का था, और गुप्त काल का सिक्का दिनार और रुपयक था। तो दिनार सोने का सिक्का था और रुपयक चांदी का सिक्का था। यहाँ थोड़ा स्वर्ण सिक्कों के इतिहास को जान लेंगे। अगर प्रश्न आए कि भारत में सबसे पहले सोने के सिक्के का प्रचलन किसने किया, तो सबसे पहले सोने के सिक्के का प्रचलन किया था इंडो ग्रीक शासकों ने। इंडो ग्रीक शासकों ने सबसे पहले सोने के सिक्के का प्रचलन किया था। इन्हें हिंद यवन या बैक्ट्रियाई शासक के नाम से भी जाना जाता है। दूसरा प्रश्न आ जाए कि भारत में सबसे पहले शुद्ध सोने के सिक्के का प्रचलन किसने किया, तो कुषाणों ने किया था, यानी कुषाण वंश में
सबसे पहले शुद्ध सोने के सिक्के का प्रचलन हुआ था। तीसरा नंबर प्रश्न आ जाए कि भारत में सबसे अधिक मात्रा में सोने के सिक्के का प्रचलन किस काल में हुआ था, तो ये आपको हो गया गुप्त काल में, है ना, गुप्त काल में। लेकिन यहाँ ये भी याद रखेंगे गुप्त काल में सर्वाधिक सोने का सिक्के का तो प्रचलन हुआ, लेकिन उसमें शुद्धता की कमी थी, है ना। तो इन सिक्कों से रिलेटेड जो क्वेश्चन थे वो ध्यान देंगे। उसके बाद है 9 नंबर, मंगोल आक्रमणकारी कुतलुग ख्वाजा ने भारत पर किसके काल में आक्रमण किया था, तो इसका आंसर हो जाएगा अलाउद्दीन खिलजी, अलाउद्दीन खिलजी। अब यहाँ मंगोल आक्रमण से रिलेटेड अगर देखेंगे तो सबसे पहले चंगेज खां, चंगेज खां ये पहला मंगोल आक्रमणकारी है जिन्होंने जियाउद्दीन मंगबरनी का पीछा करते हुए आपको इल्तुतमिश के समय में भारत में प्रवेश किया था, इल्तुतमिश के समय में भारत में प्रवेश किया था। यानी पहला मंगोल आक्रमण जो हुआ था वह इल्तुतमिश के समय में हुआ था। पहला जो मंगोल आक्रमणकारी था वो चंगेज खां था जो जियाउद्दीन मंगबरनी का पीछा करते हुआ। और सबसे अधिक मंगोल जो आक्रमण हुए वो आपको अलाउद्दीन खिलजी के समय में, सबसे अधिक जो मंगोल आक्रमण हुए वो आपको अलाउद्दीन खिलजी के समय में हुए थे। सबसे अधिक मंगोल आक्रमण अलाउद्दीन खिलजी के समय में हुए थे। और याद रखेंगे, है ना, अलाउद्दीन खिलजी ने मंगोल आक्रमण से सुरक्षा के लिए आपको सीरी नामक एक राजधानी बनाई थी, है ना। दिल्ली के अतिरिक्त अलाउद्दीन खिलजी ने सीरी नामक एक राजधानी बनाई थी जिसमें मंगोलों के आक्रमण से सुरक्षित किया जाए। और मंगोलों को समाप्त करने के लिए अलाउद्दीन खिलजी ने लौह एवं रक्त की नीति अपनाई थी, लौह एवं रक्त की नीति अपनाई थी, याद रखेंगे। अब यहाँ ये भी याद रखना होगा कि दिल्ली सल्तनत में 2 ऐसे सुल्तान थे जिसने लौह एवं रक्त की नीति अपनाई थी। सबसे पहले लौह एवं रक्त की नीति अपनाया था बलबन और दूसरा अपनाया था अलाउद्दीन खिलजी, है ना, ये ध्यान देना होगा। इल्तुतमिश के संदर्भ में बात करें तो इल्तुतमिश को गुलामों का गुलाम कहा जाता है, इन्हें गुलामों का गुलाम कहा जाता है। और ये दिल्ली सल्तनत का इसे वास्तविक संस्थापक माना जाता है। ये पहला सुल्तान था जिसने लाहौर की जगह दिल्ली को अपना राजधानी बनाया। यह इलबरी वंश से संबंधित था और दिल्ली सल्तनत के सुल्तानों में यह पहला सुल्तान था जिसने बगदाद के खलीफा से सुल्तान के पद की मान्यता प्राप्त की, खुतबा में अपना नाम अंकित करवाया, शुद्ध अरबी के सिक्के जारी किए, चांदी का टंका जारी किया, तांबे का जीतल जारी किया, वेतन के बदले दी जाने वाली भूमि के लिए अक्ता प्रथा या इक्ता प्रथा का प्रचलन किया, है ना। ये पहला सुल्तान था जिसने सुल्तान के पद को वंशानुगत बना दिया। ये पहला सुल्तान था जिसने तुर्की चिहलगानी या 40 सरदारों के एक गुट का निर्माण किया, है ना। ये पहला सुल्तान था जिसने उत्तराधिकार के नियमों में परिवर्तन करते हुए अपने पुत्रों की जगह अपने पुत्री को गद्दी पर बैठाया था। तो इनके संदर्भ में इतना पॉइंट याद रखना है। एक पॉइंट और याद रखेंगे, इल्तुतमिश के समय में ही बिहार के जो सूबेदार थे वो मलिक जानी थे, ये क्वेश्चन पूछे गए, है ना। जलालुद्दीन फिरोज खिलजी के बारे में बात करें तो एक खिलजी वंश का संस्थापक था, खिलजी वंश का संस्थापक था। और सबसे पहले इन्हीं के समय में उत्तर भारत से दक्षिण भारत में आक्रमण हुआ था, किसके द्वारा, अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा आक्रमण किया गया था। और इन्हीं के समय में एक ईरानी फकीर था सीदी मौला जिसको इन्होंने हाथियों के पैरे तले कुचलवा दिया था। केवल इतनी सी उसकी गलती थी कि उसने कह दिया था कि जलालुद्दीन फिरोज खिलजी का शासन ज्यादा दिनों तक नहीं था। हालांकि ये बात सही भी होता है क्योंकि अलाउद्दीन खिलजी जो इसका भतीजा और दामाद होता है 1296 में एक षड्यंत्र के तहत जलालुद्दीन फिरोज खिलजी की हत्या करता है और खिलजी वंश का अगला शासक बनता है। नासिरुद्दीन महमूद की अगर बात करें तो याद रखेंगे दिल्ली सल्तनत में 2 नासिरुद्दीन महमूद है। पहला जो नासिरुद्दीन महमूद का शासनकाल होगा वो आपको 1245 से 1266 यानी इल्तुतमिश के वंश परंपराओं में 5वां एवं अंतिम सुल्तान। और दूसरा आपको याद रखेंगे नासिरुद्दीन महमूद का जो शासनकाल होगा वह 1394 से 1412 यानी तुगलक वंश का अंतिम सुल्तान, है ना। तो 2 नासिरुद्दीन महमूद दिल्ली सल्तनत में आते हैं, तो इतना आपको याद रखना होगा, है ना। उसके बाद अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है कि किस सुल्तान के विषय में जियाउद्दीन बरनी ने लिखा कि उसके राज्य में शेर एवं बकरा एक ही घाट पर पानी पीते थे, याद रखेंगे इसका आंसर हो जाएगा गियासुद्दीन तुगलक। अब गियासुद्दीन बर्मी के संदर्भ में समझ लेंगे।
जियाउद्दीन बर्नी के द्वारा 2 पुस्तकों लिखा गया। पहला है तारीख ए फिरोज शाही, तारीख ए फिरोज शाही, तारीख ए फिरोज शाही लिखा था। और दूसरा नंबर लिखा था फतवा ए जहांदारी, फतवा ए जहांदारी, फतवा ए जहांदारी। तो 2 पुस्तकों की इन्होंने रचना की थी, एक तारीख फिरोज शाही और दूसरा फतवा ए जहांदारी, है ना। तो बलबन से लेकर के फिरोज शाह तुगलक के इतिहास इसमें मिलती है तारीख फिरोज शाही में, और फतवा ए जहांदारी में दिल्ली सल्तनत के राजनीतिक सामाजिक व्यवस्थाओं की जानकारी मिलती है। तो आंसर हो जाएगा गियासुद्दीन तुगलक। गियासुद्दीन तुगलक के संदर्भ में याद रखेंगे पहला नंबर पॉइंट कि दिल्ली सल्तनत का पहला सुल्तान था जिसने गाजी की उपाधि धारण की। दूसरा याद रखेंगे ये तुगलक वंश का संस्थापक था। तीसरा पॉइंट याद रखेंगे सबसे पहले दिल्ली सल्तनत में जो नहरों का निर्माण हुआ वो आपको गियासुद्दीन तुगलक के समय में हुआ। चौथा पॉइंट को याद रखेंगे कि गियासुद्दीन तुगलक के समय में ही दक्षिण भारत के राज्यों को जीतकर दिल्ली सल्तनत में मिलाया गया। और याद रखेंगे गियासुद्दीन तुगलक की जो मृत्यु होती है वो आपको दिल्ली से बाहर लकड़ी के महल के गिरने से उसमें दबकर होती है 1325 में। तो इतना पॉइंट को याद रखना होगा। इनके संदर्भ में एक रोचक बात यह भी है कि इनके समकालीन थे प्रसिद्ध सूफी संत निजामुद्दीन औलिया। निजामुद्दीन औलिया के लोकप्रियता से बहुत सशंकित रहते थे। जब अब बंगाल अभियान पे गियासुद्दीन तुगलक गए रहते हैं तो जब उधर से वापस होते हैं तो निजामुद्दीन औलिया को ये कहला भेजते हैं कि मेरे दिल्ली आने से पहले तुम दिल्ली को छोड़ देना। तो निजामुद्दीन औलिया इनके विषय में कहते हैं कि हुनूज दिल्ली दूर अस्त, यानी दिल्ली अभी दूर है। ये पॉइंट को याद रखना होगा, है ना। उसके बाद इल्तुतमिश के संदर्भ मैंने पहले ही बता दिया। फिरोज शाह तुगलक याद रखेंगे ये तुगलक वंश के तीसरे शासक थे, है ना। यानी मोहम्मद बिन तुगलक के मृत्यु के बाद ये गद्दी पर बैठे थे। और इनके संदर्भ में बहुत पॉइंट याद रखना होगा। पहला है कि मोहम्मद बिन तुगलक द्वारा प्रारंभ किए गए सभी करों को समाप्त कर केवल 4 कर को वसूल किया था। और ये पहला सुल्तान थे जिसने इन्होंने खलीफा का नायब पुकारा, यानी अपने आप को ईश्वर का प्रतिनिधि पुकारा। इन्होंने अपने राजकीय खर्च पर हज यात्रा की व्यवस्था की, है ना। पहले सुल्तानों के संदर्भ में देखें, ये पहला सुल्तान थे जिसने दीवाने बंदगान की स्थापना की, दीवाने खैरात की स्थापना की और दारुल सफा नामक एक राजकीय अस्पताल की स्थापना की। इन्होंने ही लोक निर्माण विभाग की स्थापना की। आ जाए कि दिल्ली सल्तनत में सबसे पहले लोक निर्माण विभाग की स्थापना किसने किया, तो फिरोज शाह तुगलक ने किया था, है ना। इतने बात को याद रखना होगा। फिर आगे हम बढ़ते हैं क्योंकि बहुत डिस्कशन अभी कराना है, आगे हम लेकर चलते हैं। 10वां नंबर है दिल्ली सल्तनत का वह प्रथम सुल्तान जिसने राजकीय खर्च पर हज यात्रा की व्यवस्था की। आ गया अभी मैंने बताया। तो क्या आंसर हो जाएगा, 10 का आंसर हो जाएगा फिरोज शाह तुगलक, है ना। फिरोज शाह तुगलक आंसर हो जाएगा। कुतुबुद्दीन ऐबक के संदर्भ में अगर हम बात करें तो ध्यान देंगे, कुतुबुद्दीन ऐबक गुलाम वंश के संस्थापक थे और मोहम्मद गोरी के गुलाम थे। इन्होंने अपनी जो राजधानी बनाई थी वह लाहौर को अपनी राजधानी बनाई थी, है ना। और इनके संदर्भ में याद रखेंगे इन्होंने मलिक, सिपाह सालार, लाख बख्श, कुरान ख्वां, चंद्रमुखी और हातिम ताई टू की उपाधि इन्होंने धारण की थी। और इन्हीं के समय में दिल्ली में याद रखेंगे कुव्वत उल इस्लाम नामक मस्जिद का निर्माण हुआ था। जैन मंदिर को तोड़वाकर इस मस्जिद का निर्माण कराया गया था, है ना। जैन मंदिर को तोड़वाकर इस मस्जिद का निर्माण किया था। याद रखेंगे इसके संदर्भ में हमेशा याद रखना होगा कि दिल्ली सल्तनत में यानी भारत में बना पहला मकबरा है, यानी मस्जिद है। यानी प्रश्न आ जाए कि भारत में सबसे बड़ा मस्जिद बनवाने का श्रेय किसे दिया जाता है, तो कुतुबुद्दीन ऐबक को दिया जाता है। इन्होंने ही अजमेर में 2.5 दिन के झोपड़ा नामक मस्जिद का भी निर्माण करवाया, है ना, जो संस्कृत विद्यालय के तोड़कर बनाया गया था। और उस 2.5 दिन के मस्जिद के दीवालों पर हरिकेली नामक नाटक का अंकन मिलता है। हरिकेली नामक नाटक का अंकन मिलता है। ये जो नाटक है संस्कृत भाषा में विग्रहराज चतुर्थ ने लिखा था। और इन्होंने दिल्ली के मेहरौली में कुतुब मीनार का नींव रखा था जिसको पूरा करवाया था इल्तुतमिश ने, है ना। उसके बाद मोहम्मद बिन तुगलक के संदर्भ की बात करें तो गियासुद्दीन तुगलक के बाद ये गद्दी पर बैठे। इनका बचपन का नाम उलूक का था और वास्तविक नाम जौनक का था और राज्याभिषेक हुआ था मोहम्मद बिन तुगलक के नाम से, है ना। इनके संदर्भ में और पॉइंट याद रखेंगे
कि इनके द्वारा 5 विवादास्पद योजनाएं चालू की गई थी। राजधानी परिवर्तन, सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन, उसके बाद खुरासान सैन्य अभियान, कराचिल सैन्य अभियान और दुआब में कर वृद्धि। लेकिन कोई भी योजनाएं सफल नहीं हो पाई, इसलिए इन्हें असफलताओं का बादशाह भी कहा जाता है। इन्हें सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन का भी श्रेय दिया जाता है, यानी टांके के सिक्का की जगह चांदी के टांके की जगह तांबे का जीतल का प्रयोग किया था। ये भी आपको असफल हो गया। लेकिन इनके समय में एक सबसे पॉइंट है, ये होगा कि मुद्रा का विमुद्रीकरण। अब यहाँ ध्यान देंगे, सबसे पहले उन्होंने चांदी के टंके की जगह तांबे का सिक्का का प्रचलन किया। तो स्वाभाविक है कि वर्तमान जो मुद्रा चल रहे थे उसको हटा करके उन्होंने नया मुद्रा जारी किया। ये हो जाएगा डिमोडर्नाइजेशन, यानी मुद्रा का विमुद्रीकरण। अब क्वेश्चन आ जाए कि भारतीय इतिहास का पहला शासक जिसने मुद्रा का विमुद्रीकरण किया था, तो यहाँ आंसर हो जाएगा आपका मोहम्मद बिन तुगलक। उसके बाद सिकंदर लोदी वंश के दूसरे शासक थे, है ना। इनके समय में याद रखेंगे, इन्हीं के समय में पुर्तगालियों ने भारत पर आकर के अपने पहले फैक्ट्री की स्थापना की थी। आगे बढ़ते हैं 11 नंबर में, व्यय के कागजातों की देख रेख करने वाला किस सल्तनत कालीन विभाग का कार्य था? ये हो जाएगा दीवाने वकूफ। जलालुद्दीन फिरोज खिलजी के द्वारा इस विभाग की स्थापना किया गया था। दीवाने इंसा आपको पत्राचार विभाग था, और हक ए सर्ब ये फिरोज शाह तुगलक के द्वारा लगाया गया सिंचाई कर है। ये सिंचाई कर है ना, और किसके द्वारा लागू किया गया था? आपको FST के द्वारा, फिरोज शाह तुगलक के द्वारा इसे लागू किया गया था, है ना। उसके बाद आगे बढ़ते हैं 12 नंबर में, 1857 में प्रथम स्वाधीनता संग्राम के स्वतंत्रता सेनानियों में महक परी का उपनाम निम्न में से किसे दिया जाता है? याद रखेंगे, बहादुर शाह जफर की पत्नी जिन्नत महल को, है ना, जिन्नत महल को यह उपाधि दी जाती है। अब हम बात करें लक्ष्मीबाई की, तो याद रखेंगे झांसी एवं ग्वालियर में इन्होंने 1857 के क्रांति के विद्रोह का नेतृत्व किया था, और कालपी के युद्ध में ये वीरता पूर्वक लड़ती हुई मारी गई थी, है ना। इनका जो सामना हुआ था वो अंग्रेज जनरल ह्यूरोज से हुआ था। हालांकि जनरल ह्यूरोज ने जितनी वीरता से इन्होंने लड़ाई लड़ी थी और वीर गति को प्राप्त हुई, उसी संदर्भ में जनरल ह्यूरोज इनके वीरता से प्रभावित होकर कहता है कि यहाँ सोई हुई औरत भारतीय क्रांतिकारियों में अकेली मर्द है। तो ये पॉइंट याद रखना होगा। रानी लक्ष्मीबाई की स्मृति में ही एक कविता भी लिखा गया कि खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। ये कविता लिखा गया सुभद्रा कुमारी चौहान के संदर्भ में। इनके बचपन का नाम मनुबाई था, बनारस में इनका जन्म हुआ था, वास्तविक नाम मणिकर्णिका हुआ, और आगे चल करके इनका जो समाधि हुआ वो आपको ग्वालियर में इनकी समाधि है ना। हजरत महल की बात करें तो याद रखेंगे ये अवध की बेगम थी, है ना, अवध की बेगम थी, और 1857 के क्रांति में अपने पुत्र बिरजिस कादिर को अवध का नवाब घोषित कर लखनऊ से इन्होंने विद्रोह का नेतृत्व किया था। उसके बाद कादम्बरी गांगुली के संदर्भ में बात करें तो याद रखेंगे, पहला नंबर पॉइंट याद रखेंगे, ये पहली महिला थी जो स्नातक थी। पहली जो महिला थी ये आपको स्नातक थी, पहली महिला स्नातक थी। दूसरा पॉइंट याद रखेंगे, पहली महिला जो डॉक्टर थी यानी फिजिशियन थी, याद रखेंगे पहली महिला जो फिजिशियन थी। और तीसरा नंबर पॉइंट याद रखेंगे, पहली महिला जो कांग्रेस के अधिवेशन को संबोधित किया। तो इन्होंने INC का 1889 का मद्रास अधिवेशन, INC 1889 का मद्रास अधिवेशन, है ना, INC का मद्रास अधिवेशन का इन्होंने संबोधन किया था, ये याद रखेंगे, है ना। तीसरा नंबर पर याद रखें INC यानी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 1889 का अधिवेशन का इन्होंने संबोधन किया था। तो 3 पॉइंट को याद रखना होगा। भारत की पहली महिला स्नातक थी, भारत की पहली महिला डॉक्टर थी या फिजिशियन थी, और पहली महिला जिन्होंने कांग्रेस के अधिवेशन को संबोधित किया था। यहाँ याद रखें, संबोधित करना और अध्यक्ष बनना दोनों में अंतर है। पहली महिला अध्यक्ष बनी थी श्रीमती एनी बेसेंट, और पहली महिला भारतीय महिला अध्यक्ष बनी थी सरोजनी नायडू। लेकिन पहली बार कांग्रेस को संबोधित किया था वह करने वाली महिला थी वह कादम्बरी गांगुली। तो ये आपका 12 नंबर हो जाएगा। उसके बाद आगे बढ़ते हैं
महात्मा गांधी की पहली बार किस अधिवेशन में भाग लिया था? तो याद रखेंगे 1901 कलकत्ता अधिवेशन, 1901 के कलकत्ता अधिवेशन में भाग लिया था। और इसका जो अध्यक्ष थे वो आपका दिनसा वाचा थे, दिनसा वाचा, ये ध्यान देंगे, है ना, दिनसा वाचा थे, दिनसा वाचा। प्रश्न पूछे कि कोलकाता के 1901 का कांग्रेस अधिवेशन का अध्यक्ष कौन थे? तो दिनसा वाचा थे, है ना। उसके बाद आगे बढ़ते हैं 14 नंबर, भारत के महान्यायवादी की नियुक्ति कौन करता है? भारत के महान्यायवादी की नियुक्ति कौन करता है? तो थोड़ा सा ध्यान देंगे, ये है महान्यायवादी, अंग्रेजी में कहा जाता है अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। पहला नंबर पॉइंट, इसका जो प्रावधान है अनुच्छेद 76 में, इसकी नियुक्ति करता है राष्ट्रपति। इसका कार्यकाल है 6 वर्ष। चौथा नंबर, ये भारत के किसी भी न्यायालय में, इन्हें भारत के किसी भी न्यायालय में सुनवाई का अधिकार है। 5वां नंबर, ये लोकसभा के कार्रवाइयों में भाग लेता है, लोकसभा के कार्रवाइयों में भाग लेता है। लेकिन यहाँ एक पॉइंट याद रखेंगे, ये लोकसभा का सदस्य न होते हुए भी, लोकसभा का सदस्य न होते हुए भी लोकसभा के कार्रवाइयों में भाग लेता है, लेकिन परंतु इन्हें वोट देने का अधिकार नहीं होता है। 6 नंबर याद रखेंगे कि महान्यायवादी की सहायता के लिए एक सॉलिसिटर जनरल की भी नियुक्ति की जाती है राष्ट्रपति के द्वारा, सॉलिसिटर जनरल की भी नियुक्ति की जाती है। 7 नंबर याद रखेंगे, इन्हें भारत का प्रथम विधिक अधिकारी कहा जाता है, इन्हें भारत का प्रथम विधिक अधिकारी कहा जाता है, विधिक अधिकारी कहा जाता है। 8 नंबर याद रखेंगे, स्वतंत्र भारत का पहला जो महान्यायवादी थे MC सीतलवाड़ थे, MC सीतलवाड़ थे। और 8वां नंबर में याद रखेंगे, 9वां नंबर में याद रखेंगे कि वर्तमान जो महान्यायवादी हैं R वेंकट रमनी हैं, R वेंकट रमनी हैं, ये याद रखेंगे। तो अब प्रश्न आए कि भारत के महान्यायवादी की नियुक्ति कौन करता है? तो आप आसानी से आंसर दे सकते हैं कि राष्ट्रपति करता है। फिर समझेंगे, मैंने बताया महान्यायवादी प्रावधान है अनुच्छेद 76 में, नियुक्त करता है राष्ट्रपति, कार्यकाल है 6 वर्ष, इसे भारत के किसी भी न्यायालय में सुनवाई का अधिकार होता है, ये लोकसभा का कार्रवाइयों में भाग लेता है, यह एकमात्र ऐसा पद है जो लोकसभा का सदस्य न होते हुए भी लोकसभा के कार्रवाइयों में भाग लेता है, परंतु इन्हें वोट देने का या मत देने का अधिकार नहीं होता। इनकी सहायता के लिए एक सॉलिसिटर जनरल की भी नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है, ये भारत का प्रथम विधिक अधिकारी होता है। और स्वतंत्र भारत का पहला जो महान्यायवादी थे वह MC सीतलवाड़ थे, और वर्तमान जो महान्यायवादी हैं वह R वेंकट रमनी है। कंप्लीट ना? तो 14 का नंबर देख लेंगे। उसके बाद राज्यसभा का सभापति अपना त्याग पत्र किसे देता है? अब ध्यान देंगे, सभापति राज्यसभा का जो सभापति होता है वो आपको उपराष्ट्रपति होता है, ये ध्यान देंगे, उपराष्ट्रपति होता है। और ये राज्यसभा का पदेन सभापति होता है, जिसका प्रावधान किया गया है आर्टिकल 64 में। कितना किया गया है? आर्टिकल 64 में इसका प्रावधान किया गया है। और ये सभापति भारत का उपराष्ट्रपति होता है। और यहाँ भी ध्यान देंगे, ये राज्यसभा का सदस्य न होते हुए भी राज्यसभा का सब कार्यों का संचालन करता है ना, कार्यों का संचालन करता है ना। और ये राज्यसभा का सभापति के रूप में होता है ना। और इसीलिए अब उपराष्ट्रपति राज्यसभा का सभापति होगा तो स्वाभाविक है, अगर त्यागपत्र की बात करेगा तो त्यागपत्र किसे देगा? राष्ट्रपति को देता है ना। अब यहाँ ये पूछा जाए कि राज्यसभा का प्रथम सभापति कौन है, तो याद रखेंगे जो भारत का पहला उपराष्ट्रपति होगा वही आपको भारत का राज्यसभा का सभापति होगा, तो डॉक्टर एस राधाकृष्णन हो जाएंगे। प्रथम सभापति पूछे तो एस राधाकृष्णन होगा, और वर्तमान सभापति पूछे तो डॉक्टर CP राधाकृष्णन हो जाएंगे।
यानी वर्तमान उपराष्ट्रपति। कंप्लीट ना, ये ध्यान देंगे। यहाँ उपराष्ट्रपति को जो वेतन मिलता है वो राज्यसभा के सभापति के रूप में मिलता है, ना कि उपराष्ट्रपति के रूप में मिलता है। उसके बाद 16 नंबर है, निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? अनुच्छेद 265 कर विधि के अधिकार से ही अधिरोपित या संग्रहित किया जाएगा, अन्यथा नहीं। सही बात है। अनुच्छेद 266 में भारत के संचित निधि का प्रावधान किया गया, सही है। अनुच्छेद 267 में भारत के लोक लेखा निधि का प्रावधान किया गया, ये गलत है, याद रखेंगे। अनुच्छेद 67 में भारत के संचित निधि का प्रावधान किया गया, भारत के संचित निधि का प्रावधान किया गया है, यानी 16 का आंसर हो जाएगा आपको सी, है ना। 16 का आंसर हो जाएगा सी। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। 17 नंबर है, लोकनायक जयप्रकाश नारायण ने संपूर्ण क्रांति का आह्वान कब किया था? तो 5 जून 1974 को, 5 जून 1974 को किया था। उसके बाद 18 नंबर है, सुमेलित करना है। अब देखेंगे क्यूसेक, क्यूसेक संबंधित है प्रवाह की दर से, यानी जल के प्रवाह से। बाइट कंप्यूटर से संबंधित है। रिक्टर भूकंप की तीव्रता से, और बार आपको दाब से है ना, ये ध्यान देंगे। तो आंसर हो जाएगा 3 4 2 1, 3 4 2 1, यानी 18 का आंसर हो जाएगा आपका बी, है ना, इसका हो जाएगा। अब यहाँ रिक्टर देखेंगे, भूकंप की तीव्रता 2 स्केलों से मापा जाता है, एक रिक्टर स्केल और एक मार्केली स्केल से मापा जाता है। कंप्लीट ना, ये आपको करना होगा। उसके बाद है, आगे है, चट्टानों का अध्ययन क्या कहलाता है? ध्यान देंगे, चट्टानों का अध्ययन पेट्रोलॉजी कहलाता है, चट्टानों का अध्ययन पेट्रोलॉजी कहलाता है, यानी आंसर हो जाएगा आपका ए। अब ऑरोलॉजी की बात करें तो याद रखेंगे, इसमें पर्वतों का अध्ययन होता है, इसमें पर्वतों का अध्ययन कहलाता है आपका, पर्वतों का अध्ययन कहलाता है ऑरोलॉजी से। पेडोलॉजी में मृदा का अध्ययन किया जाता है, मृदा का अध्ययन। और पैलिएंटोलॉजी में जीवाश्मों का अध्ययन, इन स्टडी ऑफ फॉसिल्स, जीवाश्मों का अध्ययन होता है ना। तो बहुत ऐसे विज्ञान और उनका ब्रांच है, उनका स्टडी याद रखना होगा, है ना। तो समझ लेंगे, पेट्रोलॉजी में चट्टानों का अध्ययन, ऑरोलॉजी में पर्वतों का अध्ययन, पेडोलॉजी में मृदा का अध्ययन, और पैलियोंटोलॉजी में जीवाश्मों का अध्ययन। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। मोनोजाइट किसका अयस्क है? मोनोजाइट किसका अयस्क है? याद रखेंगे, इसका आंसर हो जाएगा थोरियम। थोरियम का खोज किया था, पहला नंबर, इससे रिलेटेड कुछ पॉइंट होगा। थोरियम का खोज किया था बर्जिलियस ने, थोरियम का खोज किया था बर्जिलियस ने, पहला नंबर पॉइंट। दूसरा याद रखेंगे कि ये जो पाया जाता है आपको मोनोजाइट रेत से पाया जाता है, मोनोजाइट रेत से पाया जाता है, और मोनोजाइट जो रेत पाया जाता है वो आपका केरल में पाया जाता है। कंप्लीट ना। अब हम बात करते हैं जर्कोनियम को, समझेंगे। जर्कोनियम का जो डिकोड किया जाता है वो JR से किया जाता है ना। और इसका जो परमाणु क्रमांक होता है वो आपको 40 होता है ना। इसका जो खोज किया था वो खोज किया था कोलोप्रोथ ने। तो याद रखेंगे, कोलोप्रोथ ने जो खोज किया था वो तत्व के रूप में किया था, है ना, तत्व के रूप में इसका खोज किया था। लेकिन इसको एक पदार्थ के रूप में जो नाम दिया वो आपको नाम दिया था आपका बर्जिलियस ने, है ना। ये भी ध्यान देंगे, इसको दिया था बर्जिलियस ने, इसका नाम दिया था, है ना। उपयोग की बात करें तो रेशम उद्योग में इसका उपयोग किया जाता है, मिट्टी उद्योग में इसका किया जाता है, और परमाणु ऊर्जा में इसका उपयोग किया जाता है। टाइटेनियम की बात करें तो टाइटेनियम का जो खोज किया था विलियम ग्रेगर ने किया था, है ना। अब देखेंगे, कोलोप्रोथ ने इसका जो खोज किया था आपको 1789 में किया था, और बर्जिलियस ने इसको पदार्थ का जो नाम दिया था, यानी इसका पूरा नाम दिया था, वो आपको 1824 में, है ना। टाइटेनियम का जो इंडिकेट किया जाता है वो TI से किया जाता है, और इसका जो रासायनिक परमाणु क्रमांक है वह 2200 होता है, और इसका जो खोज किया था वो आपको विलियम ग्रेगर ने किया था, विलियम ग्रेगर ने किया था, ठीक ना। तो इन सबको बात को याद रखना होगा, ठीक ना। उसके बाद आगे हम बढ़ते हैं। 21 नंबर, मलेरिया रोग
कि प्रभावी औषधि कौन सा निष्कर्षण किया जाता है? तो याद रखेंगे मलेरिया रोग के लिए सिनकोना के छाल का प्रयोग किया जाता है। सिनकोना का छाल, जो सिनकोना का छाल जो प्राप्त किया जाता है वो आपको कुनैन, सिनकोना वृक्ष है उसके छाल से प्राप्त किया जाता है, जिसके दवा का नाम है आपको कुनैन, है ना, ये ध्यान देंगे, कुनैन इसका नाम है। ठीक है, उसके बाद आपको आगे हम बढ़ते हैं 22 नंबर कि फंक ने निम्नलिखित में से किसका आविष्कार किया था? फंक ने निम्नलिखित में से किसका आविष्कार किया था? तो याद रखेंगे विटामिन का किया था। फंक ने विटामिन का आविष्कार किया था। अब यहाँ याद रखेंगे विटामिन, विटामिन का जो आविष्कार किया था वह फंक ने किया था। उसके बाद प्रोटीन, प्रोटीन का जो खोज किया था वह जे मुल्डर ने किया था, जे मुल्डर ने किया था। विटामिन ए एवं बी का खोज किया था मैकुलन ने, मैकुलन ने। विटामिन सी का खोज किया था यूजुक्ट होलकट ने, यूजुक्ट होलकट ने। और विटामिन डी का खोज किया था हॉपकिंस ने, हॉपकिंस ने, है ना। तो ये याद रखना होगा इसमें, ठीक ना। उसके बाद आगे बढ़ते हैं कि सुमिलित करना है रतौंधी किस विटामिन की कमी से होता है? तो रतौंधी आपको विटामिन ए की कमी से होता है, रिकेट्स विटामिन डी के कमी से होता है, स्कर्वी विटामिन सी की कमी से होता है, और बेरी बेरी विटामिन B1 की कमी से होता है। ये आंसर हो जाएगा 4 1 2 3, यानी 4 1 2 3, यानी आंसर हो जाएगा आपका 23 का सी। अब देखेंगे रतौंधी विटामिन ए, है ना, विटामिन ए की कमी से होता है, ठीक ना। रिकेट्स आपको विटामिन डी, स्कर्वी विटामिन सी, और बेरी विटामिन ए। विटामिन ए का रासायनिक नाम रेटिनॉल है, विटामिन डी का रासायनिक नाम कैल्सीफेरॉल है, विटामिन सी का स्कर्बिक एसिड है, और विटामिन B1 का थायमिन है ना। तो ये याद रखना होगा। उसके बाद है आलू में ब्लैक हर्ट का कारण कौन सा होता है? ब्लैक हर्ट का कारण कौन सा होता है? तो याद रखेंगे ऑक्सीजन की कमी, ऑक्सीजन की कमी इसका होता है ना, ये ध्यान देना का, ऑक्सीजन की कमी से आपका रोग होता है, ठीक ना। अब हम बात करते हैं आलू के संदर्भ में। आलू समझेंगे पहला नंबर पॉइंट कि इसका वैज्ञानिक नाम क्या कहलाता है? तो वैज्ञानिक नाम कहलाता है सोलेनम ट्यूबरोसम। इसका वैज्ञानिक जो नाम है, वैज्ञानिक नाम है वो है आपका सोलेनम ट्यूबरोसम, ट्यूबरोसम कहा जाता है ना। इसकी उत्पत्ति हुई थी आपको पेरू में, आलू की उत्पत्ति हुई थी पेरू में। उसके बाद भारत में लाया था पुर्तगालियों के द्वारा, पुर्तगालियों ने इसे भारत में लाया। और याद रखेंगे इसमें 2 रोग होते हैं, एक होता है आपको, एक रोग होता है, एक रोग इसमें होता है ब्लैक हर्ट, है ना। इसमें एक जो रोग होता है आपका ब्लैक हर्ट, सीधे रखेंगे, है ना। इसमें जो रोग होता है आपका, आपको ब्लैक हर्ट, ब्लैक हर्ट इसमें रोग होता है। साथ ही इसमें याद रखेंगे कि आलू में हरापन होता है। तो आलू में हरापन होता है सोलेनिन के कारण। मार्केट में हम जब आलू खरीदने जाते हैं तो देखिएगा कोई जो आलू होता है वो हरापन होता है, तो सोलेनिन के कारण वो हरा होता है। फिर इसमें याद रखेंगे अंतर्राष्ट्रीय आलू अनुसंधान संस्थान, तो अंतर्राष्ट्रीय आलू अनुसंधान संस्थान आपको जो है ये आपको लीमा में है। अंतर्राष्ट्रीय आलू अनुसंधान संस्थान आपको लीमा में है, लीमा में है। और राष्ट्रीय आलू अनुसंधान संस्थान शिमला में है, राष्ट्रीय आलू अनुसंधान संस्थान शिमला में है।
विश्व में सबसे अधिक आलू का उत्पादन करने वाला जो देश है वह चीन है, और भारत में सबसे अधिक आलू का उत्पादन करने वाला राज्य उत्तर प्रदेश है। प्रतिशतता की दृष्टि से सबसे अधिक आलू का उत्पादन करने वाला पश्चिम बंगाल है ना। अब थोड़ा सा ध्यान देंगे, है ना। आपको मैंने बताया आलू, इसका जो उत्पत्ति हुई वह पेरू में हुई। भारत में पुर्तगालियों ने इसे लाया, है ना, भारत में पुर्तगालियों ने इसे लाया, है ना। इसके रोग का नाम है ब्लैक हट, जो ऑक्सीजन की कमी से होता है। इसमें हरापन होता है सोलेनिन के कारण, है ना। इसका जो वैज्ञानिक नाम है सोलेनम ट्यूबरोसम है ना। अंतर्राष्ट्रीय आलू अनुसंधान संस्थान लीमा में है, राष्ट्रीय आलू अनुसंधान संस्थान शिमला में है। विश्व में सबसे अधिक आलू उत्पादन करने वाला देश चीन है। भारत में सबसे अधिक आलू उत्पादन करने वाला आपको राज्य उत्तर प्रदेश है, और प्रतिशतता में सबसे अधिक उत्पादन करने वाला जो राज्य है आपका पश्चिम बंगाल है, ठीक ना। तो आलू के संदर्भ में इतना पॉइंट को याद रखना होगा। उसके बाद है 25 नंबर, भारत में सर्वाधिक प्राचीन पर्वत कौन सा है। तो भारत में सबसे प्राचीन पर्वत है अरावली पर्वत, याद रखेंगे। यह विश्व का सबसे प्राचीन मुर्दार पर्वत है, विश्व के सबसे प्राचीन मुर्दार पर्वत है। इसकी सबसे ऊंची पर्वत चोटी है गुरु शिखर, है ना। इसकी सबसे ऊंची पर्वत चोटी है गुरु शिखर, ये याद रखना होगा। सतपुड़ा की सबसे ऊंची पर्वत चोटी है धूपगढ़, इसकी सबसे ऊंची पर्वत चोटी है धूपगढ़। नीलगिरी की सबसे ऊंची पर्वत चोटी है दोदा बेटा, दोदा बेटा जो पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट को मिलाता है। और विंध्याचल पर्वत की सबसे ऊंची पर्वत की चोटी है सद्भावना पर्वत, सद्भावना शिखर, याद रखेंगे, है ना। ये आपका आंसर हो जाएगा। उसके बाद 26 नंबर में है कि निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है। नागार्जुन सागर कृष्णा नदी पे है, सरदार सरोवर बांध नर्मदा नदी पे है, टिहरी बांध भागीरथी नदी पे है, गांधी सागर ये आपका गलत है, यानी 26 का आंसर ये हो जाएगा। गांधी सागर जो स्थित है वो आपको चंबल नदी पर है, चंबल नदी पर है, ये याद रखेंगे। चंबल नदी पर 3 सागर है, 3 सागर का निर्माण किया गया है ना। पहला नंबर है, याद रखेंगे, इसमें याद रखेंगे आपको चंबल नदी, चंबल नदी पर 3 सागर का निर्माण किया गया है। पहला नंबर है गांधी सागर, गांधी सागर जो है आपका वह मध्य प्रदेश में है। और दूसरा नंबर में जवाहर सागर, जवाहर सागर। और तीसरा नंबर है राणा सागर, राणा सागर, है ना। ये दोनों स्थित है राजस्थान में। तो इतना याद रखना होगा, है ना, कि चंबल नदी पर 3 सागरों के निर्माण किए गए हैं। उसके बाद है आपका सुमेलित करना है। थारू उत्तराखंड में है, भील राजस्थान में है, गद्दी हिमाचल प्रदेश में, और मुंडा झारखंड में। यानी आंसर हो जाएगा 4 1 2 3, यानी आंसर होगा 4 1 2 3, ये याद रखेंगे। यहाँ ये भी याद रखेंगे भारत में सबसे अधिक भील नामक जनजातियों की संख्या है, भारत में सबसे अधिक भील नामक जनजातियों की संख्या, यानी भारत में सबसे अधिक जनसंख्या किस जनजाति की है, तो आपका भील की है ना। ये याद रखना होगा, ठीक है। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। अभी तक मुद्रा का कितनी बार विमुद्रीकरण किए गए हैं, ध्यान देंगे। अभी मैंने मोहम्मद बिन तुगलक के संदर्भ में पॉइंट को बताया था, अभी तक मुद्रा का विमुद्रीकरण कितने बार किए गए हैं, तो 3 बार किए गए हैं। कब कब किए गए, ध्यान देंगे। पहला नंबर जो विमुद्रीकरण किया गया, याद रखेंगे, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। पहला किया गया 1946 में, दूसरा किया गया 1978 में, और तीसरा किया गया 2016 में। ये हम लोग को मालूम है कि 8 नवंबर 2016 को मुद्रा का विमुद्रीकरण किया गया। तो मुद्रा का विमुद्रीकरण और अवमूल्यन दोनों में अंतर है। मुद्रा का विमुद्रीकरण का मतलब हुआ कि वर्तमान मुद्रा को समाप्त करके उसको जो नया मुद्रा लाया जाए उसको विमुद्रीकरण कहा जाता है। तो ये 3 बार। और अवमूल्यन की पूछ दे तो अवमूल्यन भी 3 बार किया गया है ना। मुद्रा का अवमूल्यन भी 3 बार किया गया है। पहला नंबर है 1949,
दूसरा है 1966 और तीसरा है 1991। तो 3 बार मुद्रा का अवमूल्यन किया गया है और 3 बार मुद्रा का विमुद्रीकरण किया गया है, ठीक ना। आगे बढ़ते हैं। रोलिंग प्लान की अवधारणा किस प्रधानमंत्री के काल में लागू हुई थी? रोलिंग प्लान, जिसे अनवरत योजना कहा जाता है। तो सबसे पहले ये देखना होगा कि रोलिंग प्लान है क्या। रोलिंग प्लान, ध्यान देंगे, रोलिंग प्लान को गांधीवादी योजना भी कहा जाता है, गांधीवादी योजना भी कहा जाता है। और इसको लागू किया गया 1978 से 1980 के बीच में, जिसे वार्षिक योजना भी कहा जाता है, जिसे वार्षिक योजना भी कहा जाता है। रोलिंग प्लान की अवधारणा को तैयार किया था गुरनाल मिंडल ने इस रोलिंग प्लान की अवधारणा को तैयार किया था, जिसका विस्तृत वर्णन मिलता है उनके द्वारा लिखित पुस्तक में एशियन ड्रामा। याद रखेंगे, एशियन ड्रामा में ये आपका ये पुस्तक का वर्णन मिलता है। और रोलिंग प्लान के अवधारणा को लागू किया था प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई ने इसे लागू किया था। तो इतना स्क्रीनशॉट ले लेंगे, फिर आगे मैं बताता हूं। मैंने बताया रोलिंग प्लान की अवधारणा को लागू किया था प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई ने। ये गांधीवादी योजना पे थी। इसका टर्म था 1978 से 1980, जिसे वार्षिक योजना भी कहा जाता है। रोलिंग प्लान की अवधारणा को तैयार किया था गुरनाल मिंडल ने, है ना, और जिसका इन्होंने विस्तृत व्याख्या किया था इनके अपने पुस्तक एशियन ड्रामा में। कंप्लीट ना। अब मैं आगे बढ़ता हूं, ध्यान देंगे। अब एक एक प्रधानमंत्रियों को देख लेता है। पहले क्वेश्चन का आंसर दे देता हूं। क्वेश्चन का आंसर होगा कि रोलिंग प्लान की अवधारणा किसने किया था? तो आपको मोरारजी देसाई ने, है ना, ये ध्यान देंगे। अब देखें राजीव गांधी, इनके शासनकाल है आपको 1984 से 1989, 1984 से 1989। याद रखेंगे, इन्हें प्रथम पायलट प्रधानमंत्री कहा जाता है, प्रथम पायलट प्रधानमंत्री कहा जाता है। दूसरा नंबर याद रखेंगे, इन्हें मिस्टर क्लीन भी कहा जाता है, मिस्टर क्लीन भी कहा जाता है ना। और याद रखेंगे, इन्हीं के समय में 1986 में, इन्हीं के समय में 1986 में राष्ट्रपति, जो सिख राष्ट्रपति थे, है ना, उन्होंने आपको पॉकेट वीटो का प्रयोग किया था। ज्ञानी जैल सिंह ने पॉकेट वीटो का प्रयोग किया था आपको डाकघर संशोधन विधेयक के संदर्भ में। इंदिरा गांधी की बात करें तो इनका 2 टर्म है ना, इनका आपका 2 शासनकाल का टर्म है। राजीव गांधी के संदर्भ में याद रखेंगे, ये सबसे युवा प्रधानमंत्री थे, सबसे युवा प्रधानमंत्री थे। अब हम बात करते हैं इंदिरा गांधी के समय में, तो इनका 2 शासनकाल है, 1966 से 1977 और 1980 से 1984। हालांकि 84 में इनकी हत्या हो जाती है ना। इन्हें आयरन लेडी के नाम से जाना जाता है और इन्होंने ही आपको 14 बैंकों का और 6 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया था। ऑपरेशन ब्लू स्टार इन्हीं के समय में चला गया था। और आपको प्रथम परमाणु परीक्षण जो किया गया था 1974 में, इनके समय में किया गया था। मोरारजी देसाई के संदर्भ में अगर हम बात करें तो याद रखेंगे, मोरारजी देसाई का जो समय है आपका 1977 से 1979 है, 1979 है ना। और याद रखेंगे, ये प्रथम ऐसे वित्त मंत्री हैं जो सबसे अधिक इन्होंने बजट को प्रस्तुत किया था और सबसे वृद्ध प्रधानमंत्री हैं। ये एक ऐसे प्रधानमंत्री हैं जिनका जन्म दिवस 4 वर्ष में एक बार मनाया जाता है, 4 वर्ष में एक बार मनाया जाता है। और इनके समाधि स्थल का नाम है अभय घाट। राजीव गांधी के समाधि स्थल का नाम है वीरभूमि और इंदिरा गांधी के समाधि स्थल का नाम है शक्ति स्थल, ठीक ना। इस तरह से याद रखना होगा। डॉक्टर मनमोहन सिंह का जो समय है वो 2004 से लेकर 2014 तक है ना। याद रखेंगे, ये दूसरे ऐसे प्रधानमंत्री हैं, चौथे ऐसे प्रधानमंत्री हैं जो राज्यसभा के माध्यम से प्रधानमंत्री बने थे। और प्रथम ऐसे प्रधानमंत्री जिनका सिग्नेचर भारतीय नोटों पर मिलता है, यानी ये पूर्व में आरबीआई के गवर्नर भी रह चुके हैं। इन्होंने ही 1991 में आर्थिक उदारीकरण की नीति लागू की थी, जो आपको
ये जो आपको याद रखेंगे एलपीजी सिस्टम पर आधारित था। लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन पर आधारित था, ठीक ना। ये पॉइंट को याद रखना होगा। उसके बाद 30 नंबर और अंतिम क्वेश्चन है, दिल्ली के लाल किले में स्थित मोती मस्जिद का निर्माण किसने किया था? तो याद रखेंगे दिल्ली के लाल किले में मोती मस्जिद का जो निर्माण किया था वह औरंगजेब ने किया था। किसने किया था? औरंगजेब ने। अब थोड़ा सा ध्यान देंगे, लाल किला, भारत में 2 लाल किला है, एक है आगरा और दूसरा है दिल्ली। ध्यान देंगे तो आगरा वाले लाल किले का निर्माण कराया था अकबर ने और दिल्ली वाले लाल किला का निर्माण कराया था शाहजहां ने। इतना कंप्लीट हो गया ना। अब देखेंगे दिल्ली वाले लाल किले की हम बात करें, सॉरी आगरा वाले लाल किले की बात करें। आगरा वाले लाल किला में जो निर्माण हुआ था भवन का, उसमें दीवाने आम, दूसरा नंबर दीवाने खास, तीसरा नंबर जामा मस्जिद, जामा मस्जिद और चौथा नंबर मोती मस्जिद। ध्यान देंगे मोती मस्जिद ये आगरा वाले लाल किले में है ना। तो आगरा के लाल किले का निर्माण अकबर ने किया था, लेकिन दीवाने आम और दीवाने खास का निर्माण किया था आपको, और मोती मस्जिद का निर्माण किया था शाहजहां ने। यानी आगरा के लाल किले में दीवाने आम, दीवाने खास और मोती मस्जिद का निर्माण शाहजहां ने किया था, और जमा मस्जिद का निर्माण आपको जहां आरा ने किया था, है ना, जिसे मस्जिद जहांनामा के नाम से जाना जाता है। इसके बाद अगर हम बात करें दिल्ली के लाल किला का, तो दिल्ली के लाल किले में भी प्रमुख भवन बने हैं, है ना, जिसमें पहला भवन बना है दिल्ली वाले में, दिल्ली के लाल किले में, इसमें भी बना है दीवाने आम, दीवाने आम, दूसरा नंबर दीवाने खास, तीसरा नंबर हीरा महल, हीरा महल, और चौथा नंबर बना है मोती मस्जिद, मोती मस्जिद। ये ध्यान देंगे, है ना, सबसे इंपॉर्टेंट है। तो दिल्ली के लाल किला का निर्माण दीवाने आम और दिल्ली के लाल किले में दीवाने आम और दीवाने खास 2 महल है, इन दोनों का भी निर्माण किया था शाहजहां ने, है ना। हीरा महल का निर्माण किया था बहादुर शाह प्रथम, बहादुर शाह प्रथम ने, और मोती मस्जिद का निर्माण किया था औरंगजेब ने, इसका निर्माण किया था औरंगजेब ने, है ना। तो ये याद रखना होगा आपको। शाहजहां के संदर्भ में याद रखेंगे सबसे अधिक स्थापत्य कला का जो विकास हुआ शाहजहां के काल में हुआ, इसीलिए इन्हें शाहजहां के काल को स्थापत्य कला का स्वर्ण युग कहा जाता है। सबसे अधिक चित्रकला का जो विकास हुआ वह जहांगीर के काल में हुआ, इसलिए इन्हें इनके शासनकाल को चित्रकला का स्वर्ण युग कहा जाता है। और सबसे अधिक हिंदी साहित्य का जो विकास हुआ वो अकबर के काल में हुआ, इसलिए अकबर के काल के हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग कहा जाता है। तो ये आपका स्पेशल बिहार पुलिस के लिए अंतिम चुनौती बैच का पहला टेस्ट क्लास था, ठीक ना। इसी तरह से और भी क्लास में आप लोगों को लेकर आऊंगा। आप जरूर हमें बताइएगा कि मेरा डिस्कशन कैसा रहा, है ना। बोलिएगा तो और भी मैं इसका बहुत ज़्यादा डिस्कशन करा सकता हूं, लेकिन मैं प्रयास कर रहा हूं कि आप लोग धीरे धीरे लेकर चलूं, कि आप लोग को बिहार पुलिस के एग्जाम तक आते थे इतनी तैयारी हो जाए कि दूसरी जगह आपको पढ़ने की जरूरत ना पड़े, ठीक ना। तो रहने देते नहीं, फिर दूसरे क्लास के लिए हम चलेंगे। तब तक बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू।